नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक विदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे राज्य ऋण संगोष्ठी एवं राज्य फोकस पेपर 2026-27 के विमोचन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में विकास और रोजगार की स्थिति कमजोर थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय कोऑपरेटिव सेक्टर पर माफिया हावी था और 16 जिला सहकारी बैंकों को आरबीआई ने डिफॉल्टर घोषित कर बंद करने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 16 से 15 बैंक लाभ में आ चुके हैं और अब शेष को भी लाभ में लाने का प्रयास जारी है। सरकार ने पैक्स की संख्या बढ़ाने के साथ उनका टर्नओवर और क्रेडिट लिमिट भी बढ़ाई है। अच्छा कार्य किया, उन्हें सम्मानित करवाया। उन पैक्स को, उन कोऑपरेटिव बैंक्स को जिन्होंने अपना अच्छा व्यवसाय किया है, उन सभी को यहां पे सम्मानित करवाया है। एक अच्छी पहल है और अच्छा होता कि उनको 1-2 मिनट उनके भाषण सक्सेस स्टोरी पर भी होने चाहिए थे, जिससे अन्य लोग भी उस दिशा में कार्य करते हुए, क्योंकि जीवन की सक्सेस स्टोरी इस पूरी कहानी को एक नई गति दे सकता है, एक नई ऊंचाई दे सकता है। उन्होंने जमीनी धरातल पर, आपने देखा होगा, कसिया मिल्क प्रोड्यूसर दिव्यांग जनों का मिल्क कलेक्शन का एक प्रोड्यूसर है। अलग विषय है कि कसिया हमारे कृषि मंत्रालय है, वो भी उनको नहीं पहचान पा रहे थे। मैंने कहा ये आपके क्षेत्र का, मैं वही परिचय करा रहा था। अगर मंच पर उनको उनकी सक्सेस कि दिव्यांग जनों को थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिले, हमारे अन्नदाता किसानों को, प्रगतिशील किसानों को, एमएसएमई सेक्टर में वाले कारीगर और हस्तशिल्पियों को, सहकारिता के प्रति रुचि रखने वाले हमारे जितने भी उस क्षेत्र के योद्धा हैं, इनको थोड़ा हम प्रोत्साहित करें तो एक अच्छी प्रोग्रेस हम कर सकते हैं। और उनकी सक्सेस स्टोरी आज यहां पे जब मुझे अपने दोनों वरिष्ठ साथियों, कृषि मंत्री जी के साथ में और वित्त मंत्री जी के साथ में उन्हें सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हो रहा था, मैं उनसे ही पूछ रहा था कितना आपका टर्नओवर है, कितना आप कमा पाते हैं, और सभी का बहुत एक अच्छा कार्य उन लोगों ने किया है। हमें इस बारे में थोड़ा ध्यान रखना होगा कि सरकार की नीयत साफ है। आपने देखा होगा, अगर हम पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं, आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। पहली बार देश के अंदर आजादी के बाद कोऑपरेटिव इले के रूप में कार्य कर रहा है। उसको हर एक स्तर पर प्रोत्साहन मिल रहा है। महिला स्वयंसेवी समूह को आपने अभी देखा होगा, इस बार के यूनियन बजट में लखपति दीदी को सी मार्ट के रूप में अब उनके ग्रामीण क्षेत्र में जो भी प्रोडक्ट उनके द्वारा वहां तैयार किया जाता है, उसको मार्केट से लिंक करने के लिए सी मार्ट की स्थापना की जाएगी। यह भी आज इस बार के यूनियन बजट में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने घोषित किया है। अनेक प्रोत्साहन इस दिशा में प्रारंभ हुए हैं और परिणाम है कि थोड़ा सा गाइड और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ तो ये सभी सेक्टर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आज भारत दुनिया के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ है। बहनों और भाइयों, यही प्रोग्रेस की स्थिति देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य का है। हमें याद करना होगा, ये प्रकृति और परमात्मा की विशेष अनुकंपा है कि जो नियम देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत में लागू होते हैं, वही चीज भारत में यूपी पे लागू होते हैं। एकदम वही परिस्थितियां हैं, वही परिस्थितियां हैं। 17 के पहले यूपी की स्थिति क्या थी, कहां थे हम? न विकास था, न रोजगार था,
प्रदेश के अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर में वे लोग हावी थे जो जहां का सबसे बड़ा माफिया था वो उसमें हावी था। कोऑपरेटिव सेक्टर चौपट। 16 जिला सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक ने उन्हें डिफाल्टर घोषित कर दिया था और बंदी का आदेश कर दिया था। और आज ये 16 में से 15 प्रॉफिट में आ गए हैं, 16वें को भी प्रॉफिट में लाया जा रहा है। टैक्स की संख्या बढ़ी है, हमने उनके टर्नओवर को बढ़ाया है, उनके क्रेडिट की सीमा को बढ़ाया है और खाद्य वितरण के कार्य के लिए सहकारिता विभाग ने थोड़ा मैन पावर की शॉर्टेज की है, लेकिन उसको पूरा भर देते तो देश के अंदर सबसे अच्छा फर्टिलाइजर वितरण का काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है और होता है। कृषि और सहकारिता मिलकर के उस कार्य को कैसे आगे बढ़ाए, थोड़ा सा प्रयास हुआ, आज वही सहकारिता फिर से एक नए आंदोलन अभियान के रूप में आगे बढ़ चुका है। यानी सरकार की नीयत साफ हो तो उसके परिणाम भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। एमएसएमई सेक्टर की क्या स्थिति थी? यूपी के अंदर पलायन कर चुके थे, हस्तशिल्पी निराश था, कारीगर हताश था, एमएसएमई सेक्टर बंदी के कगार पर था, वीरानी थी। सरकार ने उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में हमने यूपी के अंदर उसको प्रोत्साहित किया। आज यूपी के अंदर, यूपी देश का पहला राज्य है जो अपने यहां एमएसएमई सेक्टर को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर देता है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर कार्य कर रहे हैं। 3 करोड़ परिवार आजीविका के लिए इसी सेक्टर पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि ये तब संभव हो पाया जब सरकार ने उसकी ब्रांडिंग की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, उसकी ब्रांडिंग की, मार्केट से जोड़ा, पैकेजिंग के साथ जोड़ा, डिजाइनिंग के साथ जोड़ा। आज परिणाम है हम सबके सामने। इस एक्सपोर्ट के बाद हमारे वित्त मंत्री भी कर रहे थे, कुल 84,000 करोड़ का यहां से यूपी के अंदर कुल एक्सपोर्ट होता था। आज इसकी संख्या बढ़ करके 1,86,000 करोड़ का हो चुका है। पूरे देश के अंदर ये अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के अंदर जाते हैं तो एमएसएमई से जुड़े हुए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जुड़े हुए किसी प्रोडक्ट को ही दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को गिफ्ट के रूप में देते हैं। और भाइयों, एफपीओज की क्या ताकत है? हम लोगों ने पिछले 4-5 वर्षों से यूपी ट्रेड शो का आयोजन करना प्रारंभ किया है ग्रेटर नोएडा में, और इसमें गत वर्ष में देख रहा था सबसे अच्छा सराहा गया था वो था यूपी के एफपीओज को। यूपी के एफपीओज जितना अच्छा काम कर रहे हैं, अभी मैं बाहर भी प्रदर्शनी लगी हुई थी वो देख रहा था। यानी हर एक सेक्टर में कुछ न कुछ नया हुआ है, चाहे वह उसको जिन्होंने अच्छा कार्य किया उन्हें सम्मानित करवाया, उन पैक्स को, उन कोऑपरेटिव बैंक्स को जिन्होंने अपना अच्छा किया है, उन सभी को यहां पे सम्मानित करवाया है। एक अच्छी पहल है और अच्छा होता कि उनको 1-2 मिनट उनके भाषण यहां पर उनकी सक्सेस स्टोरी पर भी होने चाहिए थे, जिससे अन्य लोग भी करते हुए, क्योंकि उनके जीवन की सक्सेस स्टोरी इस पूरी कहानी को एक नई गति दे सकता है, एक नई ऊंचाई दे सकता है। उन्होंने जमीनी धरातल पर, आपने देखा होगा,
कसिया मिल्क प्रोड्यूसर दिव्यांग जनों का मिल्क कलेक्शन का एक प्रोड्यूसर है ग्रामीण क्षेत्र में। अलग विषय है कि हमारे कृषि मंत्री जी का क्षेत्र रहा है, वो भी उनको नहीं पहचान पा रहे थे। मैंने कहा परिचय करा रहा था। अगर मंच पर उनको उनकी सक्सेस स्टोरी के लिए कि दिव्यांग जनों को थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिले, हमारे अन्नदाता किसानों को, प्रगतिशील किसानों को, एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले कारीगर और हस्तशिल्पियों को, से प्रति रुचि रखने वाले हमारे जितने भी उस क्षेत्र के योद्धा हैं, इनको थोड़ा भी हम प्रोत्साहित करें तो एक अच्छी प्रोग्रेस रखते हैं। और उनकी सक्सेस स्टोरी आज यहां पे जब मुझे अपने दोनों वरिष्ठ साथियों कृषि मंत्री जी के साथ में और वित्त मंत्री जी के साथ में उन्हें सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हो रहा था, मैं उनसे ही पूछ रहा था कितना आपका टर्नओवर है, पाते हैं। और सभी का बहुत अच्छा, एक अच्छा कार्य उन लोग। हमें इस बारे में थोड़ा ध्यान रखना होगा कि सरकार की नीयत साफ है। आपने देखा होगा, अगर हम पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। पहली बार देश के अंदर आजादी के बाद कोऑपरेटिव एक मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है। एफपीओस को हर एक स्तर पर प्रोत्साहन मिल रहा है। महिला स्वयंसेवी समूहों को आपने अभी देखा होगा, इस बार के यूनियन बजट में लखपति दीदी को सी मार्ट के रूप में अब उनके ग्रामीण क्षेत्र में जो भी प्रोडक्ट उनके द्वारा किया जाता है उसको मार्केट से लिंक करने के लिए सी मार्ट की स्थापना की। यह भी आज इस बार के यूनियन बजट में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से केंद्र ने घोषित किया है। अनेक प्रोत्साहन इस दिशा में प्रारंभ हुए हैं और परिणाम है कि थोड़ा सा गाइड और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ तो ये सभी सेक्टर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आज भारत दुनिया के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ है। बहनों और भाइयों, यही प्रोग्रेस की स्थिति देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य का है। हमें याद करना होगा, प्रकृति और परमात्मा की विशेष अनुकंपा है कि देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत पे लागू होते हैं, वही चीज भारत में यूपी पे लागू होते हैं। एकदम वही परिस्थितियां हैं, वही परिस्थितियां हैं। 17 के पहले यूपी की स्थिति क्या थी, कहां थे हम? न विकास था, न रोजगार था। प्रदेश के अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर में वे लोग हावी थे जो जहां का सबसे बड़ा माफिया था वो उसमें हावी था। कोऑपरेटिव सेक्टर चौपट। 16 जिला सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक ने उन्हें डिफाल्टर घोषित कर दिया था और बंदी का आदेश कर दिया था। और आज ये 16 में से 15 प्रॉफिट में आ गए हैं, 16वें को भी प्रॉफिट में लाया जा रहा है। टैक्स की संख्या बढ़ी है, हमने उनके टर्नओवर को बढ़ाया है, उनके क्रेडिट की सीमा को बढ़ाया है और खाद वितरण के कार्य के लिए सहकारिता विभाग ने थोड़ा मैन पावर की शॉर्टेज की है, लेकिन उसको पूरा भर देते। पिछले 5 वर्षों से रेवेन्यू सरप्लस भी है। टैक्स रेवेन्यू में 60% की वृद्धि और पिछले 8 वर्ष में 9 वर्ष में हम लोगों ने कोई भी नया टैक्स उत्तर प्रदेश के नागरिकों पे नहीं लगाया, किसी भी नागरिक पे नहीं लगाया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। बल्कि देश के अंदर डीजल पेट्रोल सबसे कम दाम पर यूपी के अंदर मिलता है, उस पर वैट सबसे कम यूपी के अंदर है।
यानी कार्य करने की क्षमता सरकार की जब होती है तब यह आज रिजल्ट आते हैं और उस रिजल्ट का परिणाम है कि आज यूपी देश के अंदर नंबर 2 की इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। 8 से हम नंबर 2 पर आ गए। यूपी की जो गति है कृषि क्षेत्र में ही अगर आप देखेंगे आज से 8-9 वर्ष पहले, यानी सरकार ने थोड़ा सा सपोर्ट किया, सरकार खड़ी हुई किसानों के साथ में, सिंचाई की क्षमता बढ़ाई, बीज सही दिए, उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को जोड़े, कृषि विज्ञान केंद्र जो ठिठंड पड़े हुए थे, बंदी के कगार पर थे, बंजर पड़े हुए थे, जब थोड़ा कृषि विभाग ने उसमें मेहनत की, आज परिणाम क्या है? कृषि विकास दर यूपी की 8% से बढ़कर के अब 18% से ऊपर हो चुकी है, 18% से ऊपर चल रही है। यानी ये लगातार वे आंकड़े हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर आज हम सबको अपनी ओर आकर्षित करती है और ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के द्वारा थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो परिणाम आ सकते हैं। हमारा जो मानना है कि 26-27 के लिए जो हमारा 3 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण है, यह 13% पहले की तुलना में बढ़ा है और हम लोग इस बात को मानते हैं कि टेक्नोलॉजी, इरिगेशन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग, यह इस दिशा में हमें नए निवेश को आगे बढ़ाना होगा। याद करना, हमारा अन्नदाता किसान मेहनत कर सकता है, लेकिन जब तक वैल्यू एडिशन के साथ हम उसको जोड़ेंगे नहीं, वह लाभकारी नहीं होगा उसके लिए। एमएसपी यानी 1.5 गुना लागत का 1.5 गुना दाम तो उसको एमएसपी के माध्यम से गारंटी मिल सकती है, लेकिन उसको ज्यादा मुनाफा कमाना है तो वैल्यू एडिशन के साथ उसको जोड़ना पड़ेगा। एफपीओज उसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, ज्यादा मुनाफा उसको दे सकते हैं। 17 के पहले यही बीमारी थी यूपी के अंदर। एक तो शासन की योजना का लाभ सीधे किसान को नहीं मिलता था, इसका लाभ बिचौलिया लेते थे। आज हम सीधे पैसा किसान के खाते में डाल रहे हैं, किसान को उपलब्ध करवा रहे हैं और इसलिए इस दिशा में हम लोगों को नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। एमएसपी हम सीधे अब डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसान। और राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सम्मेलन मंजूरी प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस बीच आपको बताते चले कि यह जानकारी सांसद मदन राठौर द्वारा पूछे गए सवाल के उत्तर में दी गई। मंत्री ने बताया कि यह डिजिटल पोर्टल मार्च 2025 में विदेश मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में आयोजित होने वाले सम्मेलनों, सेमिनारों और अन्य कार्यक्रमों में विदेशी नागरिकों को राजनीतिक मंजूरी देने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये पहल डिजिटल इंडिया मिशन के तहत भारत की सरकार को डिजिटल सेवाओं की ओर और बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई है। और वही आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग हुई। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। Insofar as India's energy security or energy sourcing is concerned, the government has stated publicly on several occasions, including me here, that ensuring the energy security of 1.4 billion Indians is the supreme priority of the government. Diversifying our energy sourcing in keeping with objective market conditions and evolving international dynamics is at the core of our strategy to ensure this. All of India's decisions are taken and will be taken with this in mind. भारत की ऊर्जा आपूर्ति के संबंध में भारत ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों का हित, उनकी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाजार स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना
हमारी रणनीति का मूल आधार है। भारत के सभी कदम इस बात को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं और भविष्य में भी उठाए जाएंगे। Also, since she asked related question to Venezuela, so I would like to answer that as well. See, as far as Venezuela is concerned, it has been a long-standing partner for us in the area of energy, both on the trade side and as also on the investment side. We were importing energy or crude oil from Venezuela till 2019-20, and thereafter we had to stop. Again, we started buying oil from Venezuela in 2023-2024, but had to stop, which were halted because of reimposition of sanctions. As you are aware that Indian PSUs, they have established partnership with the National Oil Company of Venezuela, PDVSA, and they have our PSUs have maintained presence in the country since 2008. Consistent with our approach to energy security, India remains open to exploring the commercial merits of any crude supply. So first, नीरज, आपका सवाल देखिए, बांग्लादेश में जो चुनाव होना है उसके बारे में हमने कई दफा हमारा अपना पक्ष रखा है, तो मैं चाहूंगा कि आप जो हम लोगों ने इस पर बात रखी है, समावेशी चुनाव के बारे में कहा है, उस पर आप ध्यान दें। नीरज, ईरान वाली बात देखिए, ऐसा है ना कि और आगे बढ़ेंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया दौरा है और सचिव क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी ब्रीफिंग चल रही है। आइए आपको दिखवाते हैं और सुनाते हैं। Discussions with the Prime Minister of Malaysia. They will review progress under the India-Malaysia Comprehensive Strategic Partnership, especially in priority areas of cooperation such as trade, investments, defense, security, semiconductors, digital technologies, renewable energy, education, healthcare, and people-to-people exchanges. The 10th meeting of the India-Malaysia CEOs Forum is also scheduled in Kuala Lumpur on the sidelines of the visit, and PM will also interact with leading Malaysian CEOs from key sectors. As you know, India and Malaysia share a strong, dynamic, and diverse economic partnership. Malaysia is India's third largest trading partner in ASEAN, with bilateral trade around $20 billion. Our trade has diversified beyond commodities such as palm oil and includes a variety of agricultural products, chemicals, minerals, appliances, and machinery. On the investment front, our engagement is strong and is growing steadily. Major Malaysian investors like Petronas, Khazanah, IHH Healthcare, IJM Corporation, United Engineers, UEM, etc. have a strong presence in India, while over 200 Indian companies, including 61 joint ventures and 3 Indian PSUs, including those in IT and ITES, manufacturing, construction, and pharmaceuticals, are actively operating in Malaysia. Our countries are working towards further enhancing our bilateral trade in a balanced and sustainable manner. India and Malaysia are also cooperating under ASEAN for early conclusion of the ongoing review of ITIGA, the ASEAN-India Trade in Goods Agreement. The two countries are also discussing a joint review of the India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement. PM will also interact with members of the Indian community. He will address the Indian community. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।